Welcome class ninth in today's online class of social studies. Students, as you know, nowadays we are studying about history. हम लोग हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरीके से फ्रांस में 14 जुलाई 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा कि फ्रेंच सोसाइटी कैसे लेट 18th सेंचुरी में डिवाइडेड थी। हम लोगों ने पढ़ा कि पूरी फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट, जहाँ पर ये भी देखा कि क्लर्जी और नोबिलिटी को प्रिविलेजेस दिए गए थे, जो टैक्सेस ना पे करने का प्रिविलेजेस विशेष अधिकार उन्हें मिला था, जबकि कंट्री को के पूरे हर तरह के इनकम के लिए गवर्नमेंट के इनकम का पूरा प्रेशर थर्ड स्टेट के ऊपर आ जाता है। ये कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था। हमने ये भी देखा कि इस पूरे टैक्स के बर्डन की वजह से कैसे थर्ड स्टेट को स्ट्रगल करना पड़ रहा था सरवाइव के लिए। वो डेली कंजप्शन की चीज़ों के लिए को भी पाने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा सरवाइव करना पड़ रहा था। जहाँ पर हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में लास्ट वीडियो में देखा द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन। ये जो अग्रेसिव सिटीजन्स थे, जो डिससेटिस्फाइड थे, जिन्हें हाई रेट पे टैक्स पे करना पड़ रहा था, कैसे न्यू टैक्स का जब इंट्रोडक्शन होने वाला था फ्रांस में एक असेंबली के थ्रू, तो वहाँ पर उन लोगों ने वोटिंग को लेकर एक सवाल उठाया कि वो चाहते हैं कि हर स्टेट का से या हर ग्रुप से वन वोट ना जाकर इंडिविजुअली जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो सारे लोग वन वन वोट दें। ये एक डेमोक्रेटिक डिमांड थी जो कि किंग लुइस बिल्कुल नहीं पसंद कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि इस तरह की कोई भी राइट्स लोगों को दिए जाएं। वो अभी भी डरा हुआ था कि अगर इंडिविजुअली वन वन पर्सनस को वन वन वोट देने का राइट दे दिया जाए तो हो सकता है कि वो जो चाहता है वो ना हो, है ना। तो कुछ ऐसे ही चीज़ों की डिमांड उस टाइम पर उठी जिसको किंग लुइस ने बिल्कुल से मना कर दिया, जिसकी वजह से हमारे थर्ड स्टेट के लोगों ने क्या किया, उन्होंने एक टेनिस कोर्ट में ओथ लिया कि अब वो अपनी कंट्री को एब्सोल्यूट मोनार्क ख़त्म करके फ्रांस के अंदर में वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क लाएंगे। और अब किंग को किसी एक कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कुछ रूल्स और रेगुलेशंस के थ्रू जाकर रूल करना होगा। और इन लोगों ने अपने आप को, इस थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और कहा कि हम अब नेशनल असेंबली हैं और हम हमारे कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे, उसी के आधार पर किंग लुइस को रूल करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में, लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। थर्ड स्टेट का इतना ज़्यादा जो सब कुछ हो रहा था, जिसके इन्फ्लुएंस में आकर लुइस 16 को लगा कि अब हमें इस नेशनल असेंबली यानी इन थर्ड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स की बात माननी होगी। और नहीं तो ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो एक हाई पॉपुलेशन में लोग थे, तो उन किंग ने क्या कहा, लुइस ने क्या कहा कि अब उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बनने में कोई भी परेशानी नहीं है। और वो उन्होंने नेशनल असेंबली को स्वीकार कर लिया और कहा कि ठीक है, आप लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करिए और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हम अब रूल करेंगे। तो अब फ्रांस, जो अभी तक एब्सोल्यूट मोनार्क सिस्टम चल रहा था, अब वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन गया, यानी किंग ही रूल कर रहा है लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ रूल्स और रेगुलेशंस और इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए। ठीक है। तो द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। 1791 में उसी थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स, जिनको हम नेशनल असेंबली कहते हैं, उन लोगों ने एक कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि मोनार्च यानी किंग के पावर्स को थोड़ा सा लिमिटेड कर दिया जाए, है ना। जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहता है तो किंग क्या करता है कि किंग को जो समझ में आता है, सही गलत या खुद को सेफ करते हुए वो जो कर सकता है वो करता है। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता है तो किंग को उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर इंस्ट्रक्शंस देने हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स और
कुछ रूल्स भी आ जाते हैं जो सिटीजन्स को दे दिए जाते हैं। वहाँ पर कुछ एम्स बता दिए जाते हैं, रूलिंग के एम्स और सिस्टम कैसा होगा वो सब कुछ बता दिया जाता है, जिससे होकर रूलिंग का काम किया जाता है। तो कहीं न कहीं ये रूलर का यानी किंग लुइस के पावर्स को लिमिटेड करने की बात यहाँ पर आ गई थी, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम होने के साथ-साथ हो गया। अब किंग की जो पावर थी उसको डिवाइड कर दिया गया 3 इंस्टीट्यूशंस में। ठीक क्लियर? अभी क्या था कि किंग ही रूल बना रहा है, किंग ही एग्ज़ीक्यूट करा रहा है, किंग ही न्याय से रिलेटेड जस्टिस को देख रहा है, या किंग ही जो जितने भी पावर्स हैं वो सब कुछ किंग कर रहा था, जिसकी वजह से वो सही ढंग से कुछ कर भी नहीं पा रहा था और कोई भी फिक्स वे नहीं था करने का, है ना? तो अब क्या था कि अब कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंस्ट्रक्शन दे दिया गया कि गवर्नमेंट की पावर यानी किंग की पावर को 3 इंस्टीट्यूशंस में डिवाइड किया जाएगा, और वो होगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जिसमें फ्रांस का को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बना दिया। अब लेजिस्लेचर क्या करेगा? रूल्स और रेगुलेशंस बनाएगा, जहाँ पर लुइस के भी एक्सेप्टेंस के साथ ही लॉज बनेंगे, लेकिन पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी था वो लुइस के ऊपर नहीं रहेगा। और ये लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स होंगे वो किसी रॉयल फैमिली से नहीं होंगे, बल्कि कॉमन सिटीजन्स होंगे। तो यानी जो रूल्स भी बनेगा वो कॉमन सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए ही होगा और उन्हीं के बेनिफिट के लिए होगा। तो यहाँ पर किंग खुद की बहुत मतलब पावर को ओवर यूज़ करते हुए अपना खुद का फ़ायदा अकेले का नहीं कर सकता था। एग्जीक्यूटिव का वर्क जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में होता है कि वो रूल्स और लॉज को एग्जीक्यूट कराते हैं, इम्प्लीमेंट कराते हैं। देन जुडिशरी देखेगा कि किसी के साथ किसी भी तरह का अत्याचार ना हो, अन्याय ना हो और सब कुछ ठीक ढंग से चलता रहे। तो ये सिस्टम अब बहुत ही अच्छा सिस्टम आ गया था फ्रांस में नेशनल असेंबली के थ्रू, और जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क के नाम से जानते हैं। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स और लॉज बनाने की पावर्स दी गई थी वो किसे दी गई थी? वो नेशनल असेंबली को दी गई थी, यानी हमारे थर्ड ई स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को दी गई थी। अब ये रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे आ रहे थे? ये रिप्रेजेंटेटिव्स इनडायरेक्टली इलेक्टेड लोग थे, ठीक है, जिनका क्या हो रहा था? इलेक्शन के थ्रू वो लोग आ रहे थे। कॉमन सिटीजन्स मिल के कुछ लोगों को इलेक्ट करते थे, फिर वो इलेक्टेड जो मेंबर्स होते थे वो कुछ और लोगों को इलेक्ट करते थे। देन नेशनल असेंबली के मेंबर्स फाइनलाइज होते थे और यही लोग मिलके रूल मेकिंग का काम करते थे, ठीक है। अब वोटर्स कौन कौन से लोग थे? यानी वो कॉमन सिटीजन्स जिनकी हमने बात की कि जो मिलकर नेशनल असेंबली के मेंबर्स को इनडायरेक्टली इलेक्ट कर रहे हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्या थी? कौन लोग थे जो वोट कर सकते थे? तो केवल उस टाइम पर फ्रांस के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आ जाने के बाद भी केवल मेल्स को, ओनली मैन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज, जो 25 साल या 25 साल से के एज से ऊपर का मेल पर्सन था, उसे ही केवल वोट देने का राइट था। और साथ ही साथ एक और कंडीशन थी कि वो पर्सन उतना टैक्सेस पे करता हो जितना एक लेबर के 3 दिन के वेजेस होंगे, ठीक है। अगर मान लो कि एक दिन में किसी लेबर को 500 मिलते हैं, तो अगर वो कोई पर्सन जो कि 25 ईयर का होगा और कम से कम 1500 रुपये 1500 रुपीज़ वो टैक्स के रूप में पे कर रहा है, तो वही पर्सन एलिजिबल होगा वोट देने के लिए। क्लियर हो गया? तो ऐसे सिटीजन्स जो लोग वोटिंग करेंगे, जो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको एक्टिव सिटीजन कहा गया। इस तरह के वर्ड्स को, इस तरह के कुछ जो वन वर्ड आंसर्स दिख रहे हैं उनको नोट डाउन करते चलो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन से लोग होंगे जो वोट दे सकते हैं? जो 25 ईयर हो चुके हों, साथ ही साथ उनके टैक्स जो वो पे कर रहे हैं वो 3 डेज़ ऑफ अ लेबर्स वेजेस के इक्वल होना चाहिए। ऐसे लोगों को एक्टिव सिटीजन्स कहा जाता था। बाकी बचे हुए जो लोग थे जो 25 ईयर एज से कम हैं, या फिर जो लोग कम टैक्सेस पे कर रहे हैं, और साथ ही साथ विमेन को भी यहाँ पर दूर रखा गया था इलेक्शन से। ऐसे लोगों को पैसिव सिटीजन्स कहा गया। क्लियर? जो वोट दे रहे हैं वो एक्टिव सिटीजन्स, एंड जो पर्सन्स वोट नहीं दे पा रहे हैं किसी भी कंडीशन की वजह से, वो लोग पैसिव सिटीजन्स कहलाते थे। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर
and then as a member of the assembly a man had to belong to the highest bracket of taxpayer. ठीक है, क्लियर। जो लोग वोट कर रहे हैं उनके लिए कंडीशन है, और जो रिप्रेजेंटेटिव्स अपने आप को नेशनल असेंबली के पोस्ट पर जाना चाहते हैं, नेशनल असेंबली के मेंबर बनना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम भी रूल्स और रेगुलेशंस फ्रेम करें हमारे सिटीजन्स के, कॉमन सिटीजन्स के बिहाफ में। तो ऐसे लोग इलेक्शंस में वो कौन खड़े हो सकते थे? वो लोग खड़े हो सकते थे जो हाईएस्ट टैक्स पेयर होंगे, यानी जो बहुत ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, उन्हीं में से लोग जो होंगे वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर खड़े हो सकते थे। और ये 25 साल एज के लोग जो होंगे वो उनको वोट करके नेशनल असेंबली का मेंबर बनाते थे, और यही नेशनल असेंबली रूल मेकिंग का काम कर रही थी। कब? जब फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन चुका था। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, तो ये मेन चीज़ें थी जो उस समय कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद फ्रांस में चेंजेस आए। अब ये जो फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन था वो उसकी जो बिगिनिंग हो रही थी, स्टार्टिंग हो रही थी, वो एक डिक्लेरेशन के साथ हो रही थी। डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। कुछ राइट्स, जैसे हमारे इंडिया में हम लोगों को कुछ राइट्स दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इनके अलावा हमारे पास और भी दूसरे राइट्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स नहीं है पर हमें लॉ के से मिला हुआ है। तो इसी तरीके से अभी तक फ्रांस में लोगों के पास कोई राइट्स नहीं था, केवल प्रिविलेजेस दिए गए थे नोबिलिटी और क्लर्जीज़ को। तो इन थर्ड ई स्टेट के लोगों को कुछ भी राइट्स नहीं थे। अब क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन शुरू ही हो रहा है एक डिक्लेरेशन के साथ जिसमें बताया जा रहा है कि मैन एंड सिटीजन, हर तरह के लोगों को, कोई भी ग्रुप से हो, वो किसी भी ई स्टेट से बिलोंग करने वाले लोग हों, उन लोगों को कौन कौन सी चीज़ों के राइट्स दिए जा रहे हैं अब कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। ठीक है, तो क्या क्या राइट्स थे? राइट्स सच एज द राइट ऑफ लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ वर इस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इनअलाइनेबल राइट्स। ये राइट्स अब दे दिए गए लोगों को मोनार्क, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क आने के बाद। अब लोगों को राइट टू लाइफ था, जीने का अधिकार है। अगर वो उनको किसी भी ऐसी कंडीशन आ रही है जहाँ पर उनकी लाइफ इनसिक्योर हो जा रही है, तो गवर्नमेंट की यानी किंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो उन्हें जीने का अधिकार दिलाए, वो उन्हें वो कंडीशन प्रोवाइड कराए कि वो लाइफ जी सकें। अब लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच आ चुकी थी, जबकि इससे पहले तक नहीं थी। अब लोग अपनी ओपिनियन दे सकते थे लॉ के सामने, है ना। अभी तक लॉ के सामने हर तरह के लोग इक्वल नहीं थे, इक्वालिटी थी ही नहीं। नोबिलिटी और क्लर्जीज़ को तो बहुत ज़्यादा फेवर करा जा रहा था, तो अब इक्वालिटी भी आ गई थी लॉ के सामने सबके लिए। इन सभी राइट्स को नेचुरल राइट्स कहा गया, और कहा गया कि ये सारे राइट्स फ्रांस में लोगों को जन्म लेने के साथ ही मिल जाएगी। ठीक है, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है कि हमें कुछ कंडीशंस, या हम बहुत हाई टैक्स पेयर होंगे, या हम बहुत एजुकेटेड होंगे, या हम इस ग्रुप से ही बिलोंग करने वाले होंगे तभी हमें ये राइट्स मिलेंगे। नहीं, ये तो लोअर सिटीजन्स जो थे, पीजेंट्स, फार्मर्स, सर्वेंट्स, हर तरह के लोगों को दिया जाने वाला राइट था। ये रिच और पुअर सबके लिए इक्वल राइट्स थे, और ये जन्म लेने के साथ, फ्रांस में जन्म लेने के साथ ही लोगों को मिल जाते थे। क्लियर? क्लियर। तो ये चेंजेस आ रहे थे फ्रांस में कब? जब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क आ गया। क्लियर। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो है रीडिंग पॉलिटिकल सिंबल्स। जिस टाइम पर ये सारी चीज़ें हो रही थी, चेंजेस आ रहे थे, उस टाइम पर जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी मैन एंड वीमेन की, हमारे 18th सेंचुरी के फ्रांस के अंदर, तो बहुत से ऐसे लोग थे जो इलिटरेट थे, जो पढ़ नहीं सकते थे, लिख नहीं सकते थे, रीडिंग राइटिंग उन्हें नहीं आती थी। पर हमें इस तरह की जो मैसेजेस थे कि अब हम लोगों को फ्रीडम मिल चुकी है, अब हम लोगों को राइट टू गिव ओपिनियन मिल चुका है, हम लोग इक्वालिटी बिफोर लॉ आ चुका है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास, और राइट टू लाइफ है। तो ये सारी बातें लोगों के पास तक कैसे पहुंचा जाए? ये तो रिटन था सब कुछ, कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रंट पेज पर ही डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, पर उसे तो इलिटरेट लोग नहीं समझ पाएंगे, उन्हें पता ही नहीं चल पाएगा कि फ्रांस के अंदर क्या चेंजेस आए और उनको कौन कौन से राइट्स दिए गए, है ना। तो ऐसे टाइम पर कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स बनाए गए। ये पॉलिटिकल सिंबल्स जो थे
वो इन्हीं मैसेजेस को स्प्रेड कर रहे थे किनके बीच में, जो लोग लिख पढ़ नहीं सकते थे। ठीक है, और इसके अलावा बहुत से जो इम्पोर्टेंट आइडियाज़ थे जो प्रिंटेड वर्ड में भी करे गए थे, और लोगों के बीच में इन आइडियाज़ को स्प्रेड करने का एक और मीडियम था कि हम उनको ड्रॉ कर देते थे पॉलिटिकल सिंबल्स को, और जिससे लोग उसे आसानी से समझ पाते थे। क्लियर? तो ये कौन कौन से पॉलिटिकल सिंबल्स थे? कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स, हर पॉलिटिकल सिंबल्स को हमें ध्यान से समझना है क्योंकि ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। First political symbol is the broken chain. Chains were used to fetter slaves. A broken chain stand for the act of becoming free. जैसे ब्रोकन चेन किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है? ये फ्रीडम को सिंबलाइज कर रहा है ना। चेन का मतलब ही क्या होता है कि हम, चेन का मतलब होता है बंधा होना, है ना, किसी न किसी दायरे के अंदर रहना, किसी लिमिटेशन के अंदर रहना। जो फ्रांस के अंदर पहले था कि हमें, हमारे पास तो लिमिटेशन था कि थर्ड स्टेट को कि उन्हें बोलना नहीं है, उन्हें ओपिनियन नहीं देना है, उन्हें कुछ भी राइट नहीं है, उन्हें लिमिटेड रहना है ना। तो ब्रोकन चेन का मतलब क्या हुआ कि अब वो चेन टूट चुकी है, अब फ्रीडम आ चुका है। और ये ब्रोकन चेन इसी चीज़ को, फ्रीडम को सिंबलाइज कर रहा था। वो स्लैब्स को, गुलामी को, से आज़ादी को सिंबलाइज कर रहा था, और लोगों के बीच मैसेजेस पहुंचा रहा था कि अब हम लोग आज़ाद हो चुके हैं स्लेवरी से और हर तरह की बुरी चीज़ों से। सेकेंड पॉलिटिकल सिंबल वॉज द बंडल ऑफ रॉड्स। बंडल ऑफ रॉड्स, कई सारे स्टिक्स का एक बंडल, है ना। तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये किस चीज़ को दिखा रहा है, ये यूनिटी को दिखाने वाला था। और ये कहता था वन रॉड कैन बी ईजिली ब्रोकन बट नॉट एन इंटायर बंडल, स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। बंडल ऑफ रॉड क्या बत सिंबलाइज कर रहा है? वो यूनिटी को सिंबलाइज कर रहा है। वो दिखा रहा है कि जैसे एक स्टिक या एक रॉड बहुत ही आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो अगर हम किसी भी स्ट्रगल के लिए अकेले खड़े होते हैं तो हम, पॉसिबिलिटी है कि हार जाएंगे या हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बंडल ऑफ रॉड की तरह, यानी यूनिटी बनाकर, कई सारे रॉड्स एक साथ जब मिलेंगे तो वो बंडल बनेगा, और कई सारे पर्सन्स जब एक साथ मिलेंगे तो एक ग्रुप बनेगा। और ये ग्रुप जो यूनिटी को सिंबलाइज कर रहा है, ये क्या बनेगा? ये एक दूसरे के लिए स्ट्रेंथ बनेगा, और उस स्ट्रेंथ के बल पर हम लोग जो भी हमारे डिमांड्स होंगे, जो भी हमारी नीड्स होंगी, उनको अचीव कर पाएंगे। तो बंडल ऑफ रॉड्स यूनिटी और स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करता है। नेक्स्ट इज द आई विद इन अ ट्राइंगुलर रेडिएटिंग लाइट्स। द ऑल सीइंग आई स्टैंड फॉर नॉलेज। द रेज ऑफ द सन विल ड्राइव अवे द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। ये जो थर्ड ट्रायंगुलर एक और हमारे पास बना हुआ था ट्रायंगल, जिसमें एक आई बनी हुई थी। ये आई किस चीज़ को सिंबलाइज कर रही थी? आँखों से हम लोग क्या करते हैं? आँख से ही हमें नॉलेज मिलती है ना। आँखें अगर हम बंद करते हैं तो हमें बिल्कुल डार्कनेस दिखेगी, अंधेरा, और हमें नॉलेज ही नहीं होगा कि हम कहाँ पर हैं, हमारे आसपास क्या है, कुछ भी हम रियलाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो आइज़ सिंबलाइज है क्या करती है? नॉलेज को। और नॉलेज के बल पर, यहाँ पर बता रहा है कि नॉलेज के बल पर हम क्या कर सकते हैं, हम क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस को ख़त्म कर सकते हैं। जो हम इनको इग्नोर करा जा रहा था, थर्ड स्टेट को नहीं। और ये ट्रायंगल क्या कर रहा है? ट्रायंगल ही क्यों बनाया गया? क्योंकि ये थ्री स्टेट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है ना। कि ये तीनों एंगल्स जो होंगे वो थ्री स्टेट को सिंबलाइज कर रहे हैं। और नॉलेज के बल पर, यानी वो जो नॉलेज जो फिलोसफर्स को पढ़ के आया, जो नॉवेल्स को पढ़ कर आया, न्यूज़पेपर्स को पढ़ के आया, दूसरे कंट्रीज़ में होने वाले इवेंट्स को देखकर आया, उनको ऑब्ज़र्व करके आया, उस नॉलेज के बल पर क्या हुआ? ये इग्नोरेंस का जो काला बादल था, क्लाउड था, वो ख़त्म हुआ, और अब लोगों को क्या मिल गया? राइट्स मिल गए। तो ये इस बात का सिंबल है कि किस तरीके से नॉलेज और की जो लाइट हो है वो हम लोगों को इग्नोरेंस के क्लाउड से बहुत दूर ले जाती है। नेक्स्ट सिंबल था स्केप्टर, जो सिंबल था रॉयल पावर का। जहाँ पर भी इनको रॉयल पावर से रिलेटेड कोई भी बात बतानी होती थी तो वहाँ पर वो ये ड्रॉ करते थे, और लोग समझ जाते थे कि ये रॉयल पावर के बारे में कुछ बातें हो रही हैं। नेक्स्ट था स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग, सिंबल ऑफ इटर्निटी।
अ रिंग हैज़ नाइदर बिगनिंग नॉर एंड। ये इटर्निटी को शो करने के लिए, क्या जब भी दिखाना है कि कोई भी चीज़ है जो कभी समाप्त नहीं होने वाली, इटर्नल है, अमर है, कभी ख़त्म होने वाली नहीं है, तो वहाँ पर वो इस तरह के चीज़ों को ड्रॉ करते थे, जहाँ पर दिखाते थे कि एक स्नेक जो खुद को ही खा रहा है, टेल को, खुद के ही पूँछ को खा रहा है और एक रिंग को फॉर्म कर रहा है। जैसे रिंग का होता है कि हम लोग एक रिंग अगर उठाकर देख लें तो हमें समझ में नहीं आएगा कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से और एंड कहाँ पर है, तो हम समझ ही नहीं सकते उस चीज़ को। उसी तरीके से इटर्निटी वाली जो चीज़ें होती थी उनको शो करने के लिए स्नेक के इस फॉर्म को वहाँ पर ड्रॉ करते थे, जो रिंग क्रिएट कर। नेक्स्ट था रेड फिजियन कैप। ये कैप क्या था? कैप वॉर्न बाय अ स्लेव अपॉन बिकमिंग फ्री। जब जो स्लेव्स लोग थे, जो गुलाम लोग थे फ्रांस के टाइम पर, अभी हम लोग पढ़ेंगे भी कि कैसे उनको स्लेवरी से मुक्ति मिली, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, फ्री होने के बाद ये रेड कैप को पहनकर खुद को, मतलब एक तरह से दिखाना कि अब हम आज़ाद हैं, और वो इस चीज़ को शो करते थे। नेक्स्ट, ब्लू वाइट रेड, द नेशनल कलर्स ऑफ फ्रांस। फ्रांस का नेशनल कलर था ब्लू, ब्लू वाइट और रेड, तो ये इसके थ्रू नेशनल कलर को शो करते थे। नेक्स्ट सिंबल था द विंग्ड वुमेन, पर्सोनिफिकेशन ऑफ द लॉ। ये लॉ का पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर दिखाया जाता था, एक विमेन जो कि जिनके पंख हैं और वो हवा में उड़ रही है। तो ये शो करता था कि जो लॉ है वो किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर पर्सन से बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। ये ऐसी विमेन थी जो धरती पर जिसका पैर नहीं होता था, वो हवा में होती थी, है ना। तो विंग्ड है क्योंकि, तो उड़ती हुई, इसका मतलब था कि वो इस लोक से या जो पर्टिकुलर किसी ग्रुप से, किसी पर्सन से, किसी तरह के लोगों के साथ बिलोंग नहीं करती है, बल्कि ये लॉ क्या है, लॉ हर किसी से रिलेट, किसी से भी रिलेट नहीं कर रहा है, किसी को भी बहुत ज़्यादा फेवर नहीं कर रहा है, और ये सबके लिए इक्वल है, ठीक है। नेक्स्ट जो था पॉलिटिकल सिंबल वो था द लॉ टैबलेट। द लॉ इज़ द सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। एक टैबलेट था, जैसे हमारी बुक ओपन होती है तो हम दोनों साइड को देखते हैं, वो बिल्कुल एक बराबर होता है, नहीं, तो वैसे ही लॉ टैबलेट था। ये एक तरह का सिंबल जो सिंबलाइज कर रहा है, जो ये दिखा रहा है कि लॉ सबके लिए इक्वल है, बराबर है, क्योंकि उसके दोनों पार्ट एक बराबर है। अगर हम एक के ऊपर एक को बुक की तरह क्लोज भी कर देंगे तो वो एक दूसरे को कवर कर लेगा। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि सबके लिए लॉ एक बराबर है और सभी लोग लॉ के सामने एक बराबर हैं। कोई भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन अब फ्रांस में नहीं होना था, ये इस बात का सूचक था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थे कुछ पॉलिटिकल सिंबल्स जो फ्रांस में यूज़ किए गए। अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे फ्रांस में एक एब्सोल्यूट मोनार्च को ख़त्म करा और फ्रांस में अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क इस्टेब्लिश हो गया। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स और लॉज बन गए। अब गवर्नमेंट की पावर्स डिवाइड हो गई 3 इंस्टीट्यूशंस में, और वो सेपरेटली वर्क भी करने लगी। तो इतनी सारी चीज़ों के बाद अब फ्रांस में क्या चेंजेस बाद में आए। अब क्या होता है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क है वो भी चेंज हो जाता है और यहाँ पर रिपब्लिक यानी डेमोक्रेसी आ जाती है। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ डेमोक्रेसी कम्स इन फ्रांस, डेमोक्रेसी कैसे फ्रांस में आई। In homework, you have to frame at least 15 questions, 15 very short answer type questions, जो अब आज के वीडियो में, आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा उससे रिलेटेड होंगे। एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास we will study about France abolishes monarchy and becomes a republic. Okay, now we will meet in our next class. Till then, take care and have a nice day.